चलिए पहले प्रश्न को हम लोग देखते हैं क्या कह रहा है। पहला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। पहला प्रश्न कह रहा है एक दुकानदार 11 रुपये पर किलोग्राम मूल्य वाली 15 किलोग्राम चीनी को 12 रुपये पर किलोग्राम मूल्य वाली 22 किलोग्राम चीनी के साथ मिलाता है, तो कह रहा है मिश्रण का प्रति किलोग्राम मूल्य क्या होगा। एक जगह से कहीं से 11 रुपये पर किलो के हिसाब से खरीद के लाया, वो कितना खरीद के लाया 15 केजी खरीद के लाया, और 12 रुपये पर किलोग्राम के मूल्य से खरीद के लाया, वो कितना लाया 22 किलोग्राम लाया, और दोनों को जो है मिला दिया, और मिलाने के बाद कह रहा है जो दोनों को मिला दिए हैं तो अब जो है उसका मूल्य क्या हो गया है, यही तो पूछ रहा है। बिल्कुल आसान है। 11 रुपये पर किलोग्राम कितना खरीदा है 15 केजी खरीदा है। 11 रुपये पर केजी जो है 11 रुपये केजी जो है कितना खरीदा है 15 केजी खरीदा है, यानी कितना रुपया इसको लगा है, कई रुपया इसको खरीदने में लगा है टोटल, तो 11 गुने 15 तो कितना हो जाएगा बराबर 165 रुपया लगा है। कितना लगा 165 रुपया। अब जो है 22 किलोग्राम जो खरीदा है वो 12 रुपये के हिसाब से खरीदा है। कितना रुपए के हिसाब से खरीदा है 12 रुपये के हिसाब से। अब कितना लगा है इसको 264 रुपया। 12 रुपये किलोग्राम वाला जो है 12 रुपये पर केजी वाला जो है वो कितना खरीदा है 22 केजी खरीदा है, तब उसको कितना लगा है 264 रुपया। यानी टोटल कितना लग गया है उसको, टोटल लग गया है 5 4 9 6 6 12 के 2 बाकी 1 और 2 1 3 1 4 429 रुपया। 429 रुपया जो लगा है वो कितना पर लगा है, यानी कि ये 429 रुपया लगा है वो कितना किलो खरीदने में लगा है, यानी कि 22 किलो और 15 किलो दोनों मिला के, तो 22 किलो और 15 किलो कितना हो जाएगा, यानी कि जो ये जो मूल्य है वो कितना का है 22 प्लस 15 केजी जो है वाली दोनों मिला के जो जितना खरीदा है 22 किलो और 15 किलो उतना का मूल्य 429 रुपया हो गया। तो अब कह रहा है 1 केजी मूल्य का कह रहा है प्रति किलोग्राम मूल्य क्या हो जाएगा, तो इतना में इतना के भाग दे देंगे तो नहीं आ जाएगा, आ जाएगा। अब 429 रुपया में टोटल खरीदा है और कितना खरीदा है 37 किलो। अब 37 किलो खरीदा है तो कितना हो जाएगा, अब इसको भाग दे देंगे तो नहीं आ जाएगा, भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 1 मरतबे लग जाएगा। देखो 429 को यदि हम 37 से भाग देते हैं तो कितना आ जाएगा, 1 मरतबे लगाएंगे तो 37, 12 में से 7 गया 5, यानी कि कितना आ जाएगा, इसको अब काटेंगे तो आ गया 1.159 नहीं आ जाएगा, 1 1 लग जाएगा, 5 आया फिर 9, इसको काट के देखना आ जाएगा, क्या हो जाएगा बी आंसर हो जाएगा। कहाँ है बी में है, इसका आंसर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। समझ गया। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 4 पर पावर 12, 4 पर पावर 13, 4 पर पावर 14, 4 पर पावर 15 को पूर्णतः विभाजित करेगी। पिछले सेट में बताया थे, पिछले सेट में इस तरह का प्रश्न आया था, उसमें क्या था, तो उसमें हम क्या बताए थे कि ये जो संख्या है इसका मल्टीपल यदि इसमें है, इसको अगर टोटल को जोड़ते हैं हल करके, यानी कि अगर 11 का मल्टीपल या 3 का मल्टीपल या 7 का मल्टीपल यदि उसमें अवेलेबल है, यानी उस संख्या उससे विभाज्य होगा, यही बताए थे। अब इसको देखो हल करके देखते हैं कि किसका मल्टीपल उसमें है। अब देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है 4 पर पावर 12 प्लस 4 पर पावर 13 प्लस 4 पर पावर 14 प्लस 4 पर पावर 15, यही ना लिखा हुआ है। अब यदि इसमें हम 4 पर पावर 12 को कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा, यहाँ 1 बचेगा, यहाँ 4 पर पावर 1 बचेगा ना, 4 पर पावर 12 यहाँ कॉमन हो गया। अब यहाँ क्या हो जाएगा 4 पर पावर 2 बचेगा प्लस 4 पर पावर 3 बचेगा, इतना बचेगा। अब क्या हो जाएगा ये 4 पर पावर 12 इंटू यहाँ हो जाएगा, इसको हल कर लो 1 प्लस 4 प्लस 16 प्लस 4 चक 16 चका 64, ठीक है। अब इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 6 4 10 और 4 14 1 15 के 5 क्या हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो 4 पर पावर 12 गुने क्या आ जाएगा 6 4 10
चार 14, एक 15 के 5 बाकी एक, एक हो जाएगा तो 6 और एक 7 और एक 8, 85 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ इसका मल्टीपल हमको ढूंढना है। 4 पर पावर 12 है गुने 85 है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 4 पर पावर 12 गुने 17 गुने 5। 85 को अगर हम तोड़ते हैं तो 17 गुने 5 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। अब देखो या तो 5 का मल्टीपल या तो 5 अगर ऑप्शन में अवेलेबल है यानी 5 इसका आंसर हो जाएगा, तब 5 इसमें कहीं नहीं है तो क्या है 17 है, तो 17 है तो 17 इसका आंसर नहीं हो जाएगा। 17 है, 17 का मल्टीपल ही हो गया पूरा। अब 17 यहाँ अवेलेबल है, तब क्या बताए थे अभी, इसका मल्टीपल इसमें होना चाहिए, तो इसका मल्टीपल है कि नहीं, पूरा जो है 17 इसमें मल्टीपल है, तो क्या हो जाएगा 17 इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखो, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, त्रिभुज पी क्या कह रहा है, त्रिभुज ओ पी क्यू, जैसे त्रिभुज है, त्रिभुज को ले लेते हैं। ये त्रिभुज है, त्रिभुज है। अब जो है क्या कह रहा है, त्रिभुज ओ पी क्यू में कोण ओ जो है 50 डिग्री है, कोण ओ क्या है 50 डिग्री है। ठीक है, कोण पी जो है 70 डिग्री है, कोण पी कितना है 70 डिग्री है। ठीक है, फिर क्या कह रहा है, कोण पी तथा क्यू के समद्विभाजक आर पर मिलते हैं, यानी जो पी का समद्विभाजक है और कोण क्यू का जो समद्विभाजक है वो कहां मिलता है, आर पर। मतलब ई कोण और ई कोण बराबर है, और ई कोण और ई कोण बराबर है। समद्विभाजक मतलब क्या हुआ, इसका जो कोण को जो दो भाग में बांट रहा है, इस कोण को दो भाग में जो बांट रहा है जो रेखा, वो आके यहां आर पर मिल जा रहा है। तब क्या कह रहा है, कोण पी आर क्यू ज्ञात कीजिए, यानी कि पी आर क्यू, यदि हम इसको x मान लेते हैं यानी कि इस मान को निकालने के लिए कह रहा है। देखिए इसको दो तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं, एक बेसिक मेथड से और एक फॉर्मूला से। इसका एक फॉर्मूला होता है, जब भी ये जो है समद्विभाजक के बीच वाला कोण निकालना रहे तो क्या इसका फॉर्मूला होता है 90 डिग्री प्लस a/2। समझ गया। अब 90 डिग्री है और ए कोण जो होता है ऊपर वाला कोण होता है, ये 50 डिग्री हो गया, यानी 50/2 बराबर क्या हो जाएगा, ये 25 बराबर 115 डिग्री हो जाएगा। क्या इसका आंसर हो जाएगा, डी हो जाएगा। ये तो फॉर्मूला से हम निकाल लिए। अब देखिए इसको अगर बेसिक मेथड से निकालेंगे तो भी निकल जाएगा। अब देखो ये 50 डिग्री है, ये 70 डिग्री है, और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, तो 180 डिग्री होता है। अब 120 डिग्री में 180 डिग्री में 120 डिग्री घटा देंगे तो 60 डिग्री आ जाएगा, यानी इस कोण का मान जो है टोटल कितना हो जाएगा 60 डिग्री। और ये कोण समद्विभाजक है, जब कोण समद्विभाजक है तो ये कोण कितना हो जाएगा 30 डिग्री। 60 डिग्री टोटल है तो दो भाग में बांटा है तो 30 डिग्री। इसी तरह से ये भी समद्विभाजक है तो इसका मान कितना हो जाएगा 35 डिग्री। अब 35 डिग्री हो गया, 30 डिग्री हो गया, तो ये कोण नहीं निकल जाएगा, आसानी से निकल जाएगा। 30 60 65 डिग्री हो गया। अब त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, 180 में यदि हम 65 डिग्री घटा देंगे तो बराबर 115 डिग्री नहीं आ जाएगा, आ जाएगा, निकल गया, आंसर वही हो जाएगा। समझ गया दोनों मेथड। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, ऐसा प्रश्न पिछले सेट में भी था, क्या है 2500 मीटर की एक वृत्ताकार दौड़ में रीता और गीता समान दिशा में एक ही बिंदु और एक ही समय पर क्रमशः 36 किलोमीटर और 54 किलोमीटर की चाल से दौड़ता है, तो शुरू करती है तो वो कितने समय बाद पथ पर पहली बार मिलेगी। ऐसे प्रश्न को तो बताया है, पिछले बार भी बताया है, क्या निकल जाएगा। अब देखो एक विरीत है, क्या कह रहा है, एक विरीत है। अब जो है दोनों कौन कौन, रीता और गीता एक ही दिशा में एक ही समय पर दौड़ना शुरुआत करती है, एक ही बिंदु से एक ही समय में एक ही दिशा में। इसको यहां लिख लेते हैं, ज्यादा बेहतर रहेगा। रीता और गीता दोनों जो है एक ही जगह से एक ही बिंदु से यहां से दौड़ना शुरू करती है। ठीक है,
इसका चाल जो है 36 किलोमीटर है पर आवर, इसका जो है 54 किलोमीटर पर आवर है। अब कह रहा है दोनों एक ही साथ दौड़ता है, ये जो दूरी टोटल है यहां से लेके यहां तक की दूरी जो है वो कितना है 2500 मीटर है। ठीक है, तो कह रहा है जब इसका दूरी 2500 मीटर है तो कह रहा है कि एक जब यहां से दौड़ना स्टार्ट किया तो दोबारा फिर यानी कि कब वो मिलेगा, पहला बार कब मिलेगा। तो यहां देखिए ये 36 के स्पीड से चल रहा है, ये 54 के स्पीड से चल रहा है, तो क्या दोनों एक साथ चला, ये पहले चल जाएगा ये पीछे जाएगा, तो फिर से ये दोबारा यहां पहुंचने में कितना समय लगेगा। तो दोनों का जो है स्पीड का डिफरेंस निकाल लेंगे, स्पीड का डिफरेंस निकाल लेंगे। और जब स्पीड का डिफरेंस निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा 36 और 54 का स्पीड का डिफरेंस निकालेंगे तो आ जाएगा, दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा 18 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है। अब 18 किलोमीटर इसका निकल गया, अब इसमें भाग दे देंगे तो नहीं निकल जाएगा। कब यहाँ इतना दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा, जितना समय लगेगा उतना ही आंसर हो जाएगा। अब 2500 मीटर है, अब भाग दे देंगे कितना से 18 किलोमीटर पर आवर में है तो इसको मीटर पर सेकंड में बदलेंगे तो 5/18 से गुना कर देंगे। 18 से 18 कट गया, बच गया 5, 5 से इसको भागा दे दो तो क्या हो जाएगा 25 यानी कि 500 सेकंड बाद जो है ये 500 सेकंड बाद जो है ये दोनों एक साथ फिर मिल जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न को देखो, अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है एक गोले और एक घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल समान है, गोले के आयतन और घन के आयतन का अनुपात क्या ज्ञात करें। क्या कह रहा है, एक गोले और एक घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाता है 4 पाई, क्या हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर बराबर क्या है, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a स्क्वायर हो जाता है। और दोनों कह रहा है बराबर है, क्या है समान है, तो गोले का आयतन और घन के आयतन का अनुपात ज्ञात करें। तो पहले यहां से हम देखो क्या निकाल लेते हैं, ए का वैल्यू निकाल लेते हैं। अब देखो यहां क्या है 4 पाई आर स्क्वायर है प्लस 6a स्क्वायर है। ठीक है, तो ए स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 1 मिनट इसको काट लो, 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6, यहां हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर बराबर 3a स्क्वायर। अब ए स्क्वायर बराबर यहां क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, यदि हम ए स्क्वायर निकालते हैं तो क्या हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर बटे 3 हो जाएगा। ठीक है, अब आर स्क्वायर है तो आर का निकल जाएगा वर्गमूल, यहां देखो ए निकालेंगे तो क्या हो जाएगा रूट अंडर 2 पाई आर स्क्वायर बटे 3, यही ना हो जाएगा। अब यहां क्या हो जाएगा बराबर 2 पाई बटे 3 अंडर रूट हो जाएगा, आर स्क्वायर है आर बाहर चल जाएगा, आर बाहर चल जाएगा तो ए का वैल्यू क्या आ जाएगा 2 पाई बटे 3 इंटू आर। ठीक है, अब हमको निकालना किसका अनुपात कर रहा है, गोले का आयतन और घन के आयतन का। तो गोला का आयतन क्या होता है 4 बटे, गोला का आयतन क्या होता है 4 बटे 3 पाई आर क्यू, 4 बटे 3 पाई आर क्यू। अब बटे घन का आयतन क्या होता है, घन का आयतन क्या होता है भुजा क्यू। अब इसको हल कर दो, निकाल दो, जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। देखो दोनों का रेशियो जो आएगा वही हो जाएगा। अब यहां पर जो है ए का वैल्यू हम रख देंगे, ऊपर क्या हो जाएगा 4 बटा 3 पाई आर क्यू बटा नीचे क्या हो जाएगा ए क्यू का वैल्यू हम रख देंगे, ए क्यू का वैल्यू रखेंगे तो क्या हो जाएगा 2 पाई बटे 3 इन का अंडर रूट इंटू आर।
ठीक है, इस पूरे का क्यू हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यू बटे, यहां क्या हो जाएगा √2 पाई बटे 3 इंटू आर क्यू। अब आर क्यू से आर क्यू यहां कैंसिल हो जाएगा, आर क्यू से आर क्यू यहां कैंसिल हो जाएगा। अब क्या बचेगा अब इसका क्यू निकालो, ये जो है इस पर क्यू दिया हुआ है, तो क्या हो जाएगा इसका 4/3। अब इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 से 2 यहां कट जाएगा, ये 3 है, 3 दूनी 6 हो जाएगा, यानी कि 6 अनुपात √6 अनुपात √ पाई हो जाएगा। अब देखो √6 अनुपात √ पाई कहां दिया हुआ है डी में दिया हुआ है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। समझ गया। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है x + 1/x बराबर 7 है, तो x³ + 1/x³ का मान क्या होगा। पिछले क्लास में भी ऐसा प्रश्न आया था, नहीं बताए थे, जब x + 1/x बराबर मान लेते हैं, यदि ये दिया रहे तो x + 1/x का क्यू बराबर क्या बताए थे a³ - 3a। अब देखो निकालना क्या है हमको x + 1/x का होल क्यू, यही निकालना है, तो क्या हो जाएगा a क्यू करेंगे, a बराबर 7 दिया हुआ है, तो 7 का क्यू -7 गुने a हो जाएगा, a -3 गुने 7 हो जाएगा। समझ गया, 3 गुने 7, 7 का क्यू क्या होता है 343 होता है, 7 का क्यू 343 होता है, उसमें 7 दिया 21 घट जाएगा, बराबर क्या आ जाएगा 21 घटेगा तो 3 में से 1 गया 2, 4 में से 2 गया 2, 322 आ जाएगा। 322 कहां है 322 डी में है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। समझ गया। अगला प्रश्न देखो, बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड प्रश्न सब है। देखो अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है एक किसी कार्य को 25 दिन में पूरा कर सकता है, 5 दिन तक कार्य करने के बाद बी की सहायता ली और 8 दिन में कार्य पूरा कर लिया। यदि और ये भी दोनों ने शुरू से ही एक साथ कार्य किया होता तो उन्होंने कार्य को कितने दिनों में पूरा करता। कहने का मतलब इसको ये है कि ए जो है एक कार्य को 25 दिन में कर सकता है, लेकिन वो 5 दिन कार्य किया और उसके बाद क्या किया कि वो बी की सहायता लिया और जो बचा हुआ काम था उसको दोनों मिलके 8 दिन में कर दिया। तो 8 दिन में दोनों मिलकर कर दिया, तो कह रहा है दोनों अगर शुरू से एक दूसरे ए और बी दोनों एक साथ काम करता था कितना दिन में काम को खत्म करता। तब देखिए एक दिन का कार्य कितना है, एक दिन एक जो है पूरा कार्य को 25 दिन में यदि कर रहा है तो एक दिन का कार्य कितना हो जाएगा, एक दिन में वो कितना कार्य करेगा एक दिन में 1/25 कार्य करेगा, इसलिए 5 दिन में वो कितना कार्य करेगा, 5 दिन में कितना कार्य करेगा 5 दिन में 1/5 कार्य करेगा, 5 दिन में 1/5 कार्य करेगा। अब तो शेष कार्य कितना बच जाएगा, 1/5 कार्य को कर रहा है तो शेष कार्य कितना कब बच जाएगा 5 में से 1 यानी कि 4/5 कार्य शेष बच जाएगा। 1/5 कार्य को जो है वो 5 दिन में कर रहा है तो शेष कार्य जो बचा हुआ कार्य कितना है 4/5 कार्य। अब 4/5 कार्य जो शेष बचा है उसको जो है दोनों मिलके ए और बी दोनों मिलके 8 दिन में कर रहा है, ए और बी दोनों मिलके 8 दिन में कर रहा है 4/5 कार्य को। यहां देखो ए प्लस बी जो है 4/5 कार्य को 8 दिन में कर दे रहा है, तो पूरे कार्य को कितना दिन में करेगा तो 8/4 गुने 5 नहीं हो जाएगा भाग चल में चल जाएगा। अब 4 से इसको काट दो, 4 दूनी 8 बराबर 5 दूनी 10 डेज में ही करेगा, यानी कि अगर शुरू से दोनों मिल के कार्य करता 4/5 कार्य को 8 दिन में यदि कर रहा है तो टोटल कार्य को 10 दिन में करेगा वो। समझ गया, बिल्कुल आसान था। देखिए अब अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है एक स्कूल बैग और एक स्कूल ड्रेस की कीमत 8:7 के अनुपात में है। स्कूल बैग की कीमत स्कूल ड्रेस की कीमत से 400 रुपया अधिक है, स्कूल ड्रेस की कीमत ज्ञात कीजिए। अब देखो एक स्कूल बैग है उसका अनुपात दिया हुआ है और स्कूल ड्रेस का अनुपात दिया हुआ, अगर दोनों के बीच का जो अंतर है
दोनों का जो मूल्य में अंतर है वो 400 है, यानी कि इसके और इसके बीच का जो अंतर है उसके बराबर 400 है। तो 8 और 7 के बीच का अंतर कितना है? 1 है, यानी 1 का वैल्यू 400 दिया हुआ है। 1 का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 400 दिया हुआ है। 1 का वैल्यू 400 दिया हुआ है। अब किसी भी वस्तु का मूल्य हो, जो मूल्य रहता है वो अपने आप में 100% रहता है। तो 1 का वैल्यू यदि 400 दिया हुआ, लेकिन इसमें पूछ क्या रहा है? स्कूल ड्रेस की कीमत ज्ञात कीजिए। तो 1 का वैल्यू यदि 400 है तो 7 का वैल्यू हमको निकालना है। 7 दिया हुआ, 7 वैल्यू इसका दिया हुआ है स्कूल ड्रेस का, तो 7 का वैल्यू हमको निकालना है। तो 7 का वैल्यू निकालना रहेगा तो क्या क्या कर देंगे? 7 गुने 400 कर देंगे, यानी कि 7 चौक 2800 रुपया हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2800 रुपया। तो स्कूल ड्रेस का कीमत कितना था? 2800 रुपया। समझ गए? अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या कह रहा है? देखिए अगला बिल्कुल आसान प्रश्न है। कह रहा है यदि 4 लीटर पेट्रोल का उपयोग करके 90 किलोमीटर की दूरी तय करता है। 4 लीटर का पेट्रोल का उपयोग करके जो है 90 किलोमीटर, 4 लीटर पेट्रोल जो है पेट्रोल का उपयोग करके जो है 90 किलोमीटर चलता है। तो सीधी सी बात है, 1 लीटर में कितना जाएगा? 90/4 किलोमीटर। इसलिए कितना कर रहा है? 32 लीटर पेट्रोल का पूछ रहा है, तब हमको 32 लीटर का निकाल देना है। तो क्या हो जाएगा? 8 से इसको गुना कर दो, 9×8 = 72, यानी कि 720 किलोमीटर जाएगा। एक एक नियम का प्रश्न था ही। देखो क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा इसका आंसर। बिल्कुल आसान था। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है भागफल के योग में भागफल का 10 गुना है और शेष का 5 गुना है। यदि शेषफल जो है 12 है तो भाज्य क्या होगा? देखो यहां क्या कह रहा है? भागफल जो है भाजक का 10 गुना है। भागफल बराबर क्या लिखा हुआ है? भागफल जो है भाजक का 10 गुना है, ठीक है। और भागफल बराबर भागफल भाजक भागफल का 10 गुना है। भाजक जो है भागफल का 10 गुना है। भाजक बराबर जो है भागफल का 10 गुना है। वही कह रहा, भाजक जो है भागफल का 10 गुना है और शेष का 5 गुना है। और शेष का क्या है? भाजक जो है शेष का 5 गुना है। शेष दिया हुआ है, शेष कितना है? 12 है। अब शेष 12 दिया हुआ है तो भाजक नहीं निकल जाएगा। तो भाजक बराबर क्या हो जाएगा? शेष 12 दिया हुआ है और इसका 5 गुना यानी कि 60 हो गया। अब यहां भाजक जो हो गया, भाजक कितना हो गया? 60 हो गया। भाजक कितना हो गया? 60 हो गया। अब जब भाजक निकल गया, भाजक निकल गया तो भागफल नहीं निकल जाएगा। अब देखो यहां जब भाजक निकल गया, भाजक 60 है, तब अब 10 को लेके चलाएंगे, 60/10 कर देंगे तो बराबर भागफल निकल जाएगा। तो भागफल कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। यानी भागफल यहां कितना निकल गया? भागफल जो है 6 निकल गया और शेष जो है 12 दिया हुआ है। शेष 12 दिया हुआ है। अब हमको निकालने के लिए क्या कह रहा है? भाज्य कह रहा है। तो भाज्य नहीं निकल जाएगा यहां से? बिल्कुल आसानी से निकल जाएगा। देखिए भाज्य, भाज्य बराबर क्या होता है? भाज्य बराबर क्या होता है? भाजक गुने भागफल प्लस शेष। अब देखो भाजक कितना है? भाजक 60 है। भागफल कितना है? 6 है। प्लस शेष कितना है? 12 है। अब इसको गुना कर देंगे, क्या हो जाएगा? 360 प्लस 12 बराबर क्या हो जाएगा? 372। यानी भाज्य कितना हो जाएगा? 372। कहां है? डी में। डी इसका आंसर हो जाएगा। समझ गए? अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है एक दुकानदार ने एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 17% की छूट की घोषणा की। यदि वस्तु का क्रय मूल्य 1245 रुपया है तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या है? मान लेते हैं जो वह वस्तु था उसका अंकित मूल्य 100 रुपया था, ठीक है।
अब कह रहा है 17% के छूट देता है, तो 17% की छूट दे रहा है, इसका मतलब है कि वो कितना पर बेच रहा है? 83% पर बेच रहा है। अब बोलो कैसे? कोई भी वस्तु का रेट जो होता है अपने आप में 100% होता है। अगर 100 में हम 17 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 10 में से 7 गया 3, 9 में से 1 गया 8, यानी 83। यानी कि जो वस्तु है 83% पर बेच रहा है, यानी कि एक्स जो वस्तु था उसका 83% पर वो बेचा है, तो 83% का वैल्यू दिया हुआ है 1245। अब तो अंकित मूल्य ना निकल जाएगा? बिल्कुल निकल जाएगा, एक्स का वैल्यू निकल जाएगा। अब 1245 हो जाएगा, उधर जाएगा तो 100 ऊपर हो जाएगा और 83 नीचे चलाएगा, नीचे चलाएगा 83। अब देखो 83 को इससे काटेंगे तो कितना से कट जाएगा? ये जो है 83 से काटेंगे तो लगभग लगभग जो है 15 से कट जाएगा। 15 से कट जाएगा तो क्या आ जाएगा? ये 1500 इसका आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1500। 1500 कहा? ए में है, ए इसका आंसर हो गया। समझ गए? अगले प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है एक ट्रेन हैदराबाद से 4 AM में, देखो बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, देखो इसको। ये ट्रेन है वो जो है हैदराबाद से 4 AM में चलती है। देखो मान लो ये हैदराबाद है, यहां से 4 बजे चलती है 4 AM में, ठीक है। 4 AM पर प्रस्थान करती है और उसी दिन 8 AM में पहुंच जाती है। और ये जो ट्रेन है 4 बजे यहां चली, यहां जो है विजयवाड़ा, यहां जो है 8 AM में ही यहां पहुंच जाती है। यानी कि यहां से यहां इसको जाने में कितना समय लगा? 4 घंटे का। कितना लगा? 4 घंटे का। अब एक ट्रेन जो है 6 बजे यहां विजयवाड़ा से चलती है 6 AM में, ठीक है, 6 AM में इधर से चलती है। और ये जो है 9:30 बजे यहां पहुंचती है। इसको यहां आने में कितना समय लगा? तो 3.5 घंटा। कितना लगा? कितना लगा? 3.5 घंटा। साढ़े 3 घंटा। अब कह रहा है हैदराबाद पहुंचती है, दोनों ट्रेनें कितने बजे एक दूसरे को पार करती है? यही ना पूछ रहा है। तो दोनों ट्रेनें कितने बजे पार करती है, तब इसको हम हल कर देते हैं। देखिए निकल जाएगा। अब कितने बजे निकलती है? अब देखो मान लेते हैं T1 कितना लिया? T1 लिया है 4 घंटा, ठीक है। और T2 कितना लिया है? 3.5 घंटा। मतलब क्या हो गया? 7/2। 3.5 घंटा का मतलब क्या हुआ? 7/2, 2 आवर। अब दोनों का देखो, अब इसका एलसीएम निकाल लेंगे, क्या आ जाएगा? 28। ये हो जाएगा 7 चौक 28, 7 हो जाएगा, 4 7 28, 7 हो जाएगा। ये हो जाएगा 7 चौक 28, 4 दूनी 8 हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा। क्या बात है? क्लास कै बजे से है? कितना टाइम हुआ अभी? 4 बजे से अभी तो 2:50 ही हुआ। देखो चलिए देखिए क्या कर रहा है। इसका एलसीएम ले लिए, डिस्टर्ब कर देता है। तो क्या कह रहा है? दोनों ट्रेनें एक दूसरे से कितने बजे मिलेगी? अब देखो दोनों को जो है चलने का डिफरेंस कितना है? 4 बजे यहां से खुली है, 2 बजे खुली है, यानी 2 घंटे का डिफरेंस है। कितने का डिफरेंस है? 2 घंटे का। अब यहां देखो कितना हो गया? 7 14 1 15, और टोटल कितना लगा इसको? टोटल इसको कितना लगा? 4 हो गया और 6 हो गया।
2 घंटे का इसमें डिफरेंस है। तो क्या हो गया, यहां हो जाएगा किस समय पर मिलेगा, तो यहां हो जाएगा 14 और कितना हो गया इफिशियंसी इसका कितना हो गया 7 7 14 1 15। अभी जो है घंटा में आ जाएगा। अब घंटा में आ जाएगा तो इसको मिनट में बदलने के लिए क्या करेंगे 60 से इसे 60 से जो है इसमें गुना कर देंगे। तो 15 चौके 60, 14 चक्का क्या हो जाएगा 56। अब 56 हो गया, अब 56 हो गया, 56 मिनट हो जाएगा ये 56 मिनट। अब कह रहा है दोनों ट्रेनें कितने बजे एक दूसरे से पार करती है। तो मान के चलो यहाँ 6 बजे यहां से चलना शुरू किया तो 2 घंटे बाद चलेगा, तो कितना चलेगा 6:56 बजे चलेगा। 6:56 में एक दूसरे से मिल जाएगा। समझ गया। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है सिग्नल डिवाइसों की तुलना में हाइब्रिड माइक्रो सर्किट की विफलता की कितनी गुना है। मतलब जो ग्राफ दिया हुआ है ये हजार में दर्शाया हुआ करा है। सिग्नल डिवाइसों की तुलना में हाइब्रिड माइक्रो सर्किट की विफलता दर कितनी गुना है। तो सिंगल क्या है, सिंगल डिवाइस यहाँ है कितना है 16, इसके तुलना में कह रहा है किसका कितना गुना है, हाइब्रिड माइक्रो सर्कुलेट जो है कितना है 40 है, 40 है। अब इसको भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, कितना गुना है, तो ये हो जाएगा 8 20 10 4 2 5 यानी कि 2.5 गुना हो जाएगा। 2.5 गुना हो जाएगा, बी हो जाएगा इसका आंसर। क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। समझ गया। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है सार्थक और मोहन एक वर्कशॉप में एकांतर दिनों पर काम कर रहे हैं। सार्थक काम को 20 दिनों में पूरा कर सकता है जबकि मोहन जो है 25 दिनों में पूरा कर सकता है। सार्थक पहले दिन काम करता है, मोहन दूसरे दिन काम करता है और इसी तरह आगे भी एकांतर आधार पर उन्हें कितना समय लगेगा। अब देखो क्या कह रहा है, सार्थक जो है और मोहन दोनों एकांतर दिनों में काम करता है। सार्थक जो है एक काम को जो है 20 दिन में कर सकता है, ठीक है, कितना दिन में 20 दिन में डे में। और मोहन जो है मोहन जो कार्य करता है वो कितना दिन में करता है 25 दिन में करता है, ठीक है। अब दोनों का इफिशियंसी निकाल लेंगे, टोटल वर्क पहले निकालेंगे, 20 और 25 का क्या हो जाएगा एलसीएम लेंगे तो 100 हो जाएगा। ये टोटल वर्क हो गया, कितना हो गया टोटल वर्क 20 100 हो गया, 25 चौका 100 हो गया। सार्थक का एफिशिएंसी 5 आ गया और इसका एफिशिएंसी 4 आ गया। अब कह रहा है सार्थक पहले दिन काम करता है तो फर्स्ट डे जो है सार्थक काम करेगा तो सार्थक का एफिशिएंसी कितना है 5 है तो 5 काम करेगा। फिर जो है सेकेंड डे जो है सेकेंड डे कौन काम करेगा, सेकेंड डे जो है मोहन काम करेगा। मोहन का एफिशिएंसी कितना है 4 है यानी कि 4 काम करेगा। अब 2 दिन में जो है दो डे में कितना काम करेगा 9 काम करेगा। 2 दिन में जो है दोनों मिलकर 9 काम करेगा। तो अब हमको देखना है इसमें, देखो इसमें यहीं पर समझना, अब इसको हमको देखना है इससे कितना हम 100 काम हमको करवाना है इससे, तो कितना दिन में 100 काम होगा। अब इसके करीब हमको इसमें ऐसा संख्या से गुना करना है जो इसके करीब हो। अब देखो जैसे लगभग 11 से हम गुना कर देते हैं तो कितना हो जाएगा 11 काम 11 99 काम हो जाएगा कि नहीं। अब 99 काम 11 से इन्हें गुना किया तो 11 से इधर भी हम गुना करेंगे, ये 2 है तो 11 में 2 के गुना करेंगे क्या हो जाएगा 22 हो जाएगा। यानी कि 22 डे में अब कितना काम करेगा ये 99 काम करेगा। अब 22 दिन में 99 काम कर दिया है, काम समाप्त किस पर होता है तो मोहन पर समाप्त होता है। तो अगला दिन काम कौन करेगा, फिर मोहन समाप्त होता है, फिर करेगा यहां से सार्थक काम करेगा। तब काम कितना बच गया है 100 काम था, 99 काम कर दिया है, 1 काम बचा है। और 1 काम जो बचा है, अब 1 काम बचा है इसको कौन करेगा सार्थक करेगा, यानी 1 काम को ही इसका एफिशिएंसी 5 यानी 1/5 हो जाएगा। 22 दिन इधर लगा, 1/5 दिन इधर हो गया, यानी टोटल कितना होगा 22.1/5 दिन। क्या हो गया 22.1/5 दिन में काम को समाप्त करेगा। अब देखो 22.1/5 कहां है, बी में है, इसका आंसर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है ए बी सी, जैसे देखो ए बी सी ये त्रिभुज, उसके बाद कह रहा है त्रिभुज ए बी डी, त्रिभुज ए बी डी, ठीक है,
रहने दो इसको। त्रिभुज ए बी डी, ठीक है। अब ए बी डी में कह रहा ए बी, ए बी देखो कौन है, ए बी ये है, यानी कि ए बी ये ए बी बराबर कौन है, दोनों जो है एक ही पर उपस्थित है, सॉरी यहां जो है दोनों जो है एक ही आधार पर उपस्थित है, कह रहा है ए बी पर उपस्थित है। ए सी बराबर बी डी है, यानी ये जो ए सी है इसके बराबर जो है बी डी है, ए सी बराबर बी डी है। बी सी बराबर ये जो है बी सी बराबर है वो ए डी है। अब ये तो कॉमन है, तो कह रहा है कि आकृति में दिखाया गया है तो निम्नलिखित कौन सा विकल्प सत्य है। अब देखो सर्वांगसम का कह रहा है, इसमें सर्वांगसम जो है कौन सही है। देखो इस तरह का प्रश्न जब भी रहे तो जैसे ए बी सी के तुलना में कह रहा है तो ए बी सी जैसे हम जा रहे हैं, जैसे ए बी सी, तो उसी तरह से जाना है अगला त्रिभुज में। अगला त्रिभुज में जैसे पहले गए ई कॉमन वाला में, तो इससे भी जाएंगे तो हम कॉमन वाला में जाएंगे। अब देखो यहां पर बी ए डी, जैसे ए बी सी गए उसी तरह से बी ए डी गए, तो कहां हो जाएगा ए बी सी और बी ए डी, यही इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम त्रिभुज बी ए डी हो जाएगा। समझ गया। अगला प्रश्न को देखो, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा किस अवधि में 1500 रुपए की धनराशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से इतना रुपया हो जाता है। मतलब पूछ रहा है कितना समय में इतना रुपया हो जाएगा, यही ना पूछ रहा है। देखो इसको बेसिक मेथड भी तो बिल्कुल आसान रहता है। अब 2250 रुपया हो जाता है। अब मूलधन कितना है 1500 रुपया है, यानी कि कितना बढ़ता है 720 रुपया बढ़ता है, 750 रुपया 05 750 रुपया बढ़ता है। अब ब्याज 750 रुपया है, ब्याज बराबर क्या होता है मूलधन कितना है 1500 रुपया, मूलधन गुने समय, समय तो नहीं दिया हुआ, समय हमको निकालना है। दर कितना दिया हुआ है 10/100 हो जाएगा। 2 शून्य से 2 शून्य काट लो, 1 शून्य से 1 शून्य काट लो, 15 है 15 5 75, यानी कि क्या हो जाएगा टाइम जो हो जाएगा 5 ईयर हो जाएगा। कितना हो जाएगा 5 ईयर। कहाँ है बी में है, 20 का आंसर हो जाएगा। समझ गए। अगला प्रश्न को देखिए, अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अब देखो ऐसा प्रश्न पिछले सेट में भी एक था, बार बार पूछता है। देखो पिछले भी प्रश्न में बताए थे कि यदि रहे साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, tan 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा। समझ गया। इसी तरह से कॉट 90 माइनस थीटा बराबर tan थीटा। अब देखो यहां क्या है, साइन 23 डिग्री है और कॉस 23 को हमको साइन में लाने के लिए, साइन को कॉस में लाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा। अब देखो इसको है कॉस 67 डिग्री है, कॉस 67 डिग्री है, इसको हम लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस 23, बिल्कुल लिख सकते हैं। कॉस 90 माइनस 23 लिख सकते हैं, तो क्या हो जाएगा साइन 23 डिग्री नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। उसी तरह से देखो यहां क्या है, इसको बदलो या फिर इसको बदलो, यहां tan 75 डिग्री है। अब tan 75 डिग्री है, tan 75 डिग्री है, इसको हमने लिख सकते हैं 90 माइनस 25। 75 को 90 माइनस 25 नहीं लिख सकते हैं, यानी कि tan, देखो यहां tan 75 है, इसको लिख सकते हैं कि नहीं, tan 90 माइनस 25, 90 माइनस 25 बराबर क्या हो जाएगा cot 25। अब हो जाएगा। अब इसमें देखो आप रख दे देंगे, आंसर आ जाएगा साइन 23। अब इसको अभी बताए थे cos 23 को बदलने के लिए, गुने साइन 23 प्लस cos 23 इंटू साइन 23 बटा में क्या हो जाएगा cosec 15 होगा यहां,
कॉट 15, कौशेक 15 माइनस कॉट 15, कौशेक स्क्वायर 15 माइनस कॉट स्क्वायर 15 हो जाएगा। ठीक है, अब समझ गया। अब देखो इसको हल कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा साइन स्क्वायर 23 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 23 डिग्री बटे नीचे क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या बताए हैं 1 होता है, 1 हो जाएगा। और ऊपर भी देखो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, यानी 1 बटे 1 हो जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा इसका 1 आ जाएगा। समझ गया। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है, अगला प्रश्न कर, एक मिनट रुक जा, अगला प्रश्न जो है ये क्या कह रहा है दिया गया पाई चार्ट में इलाज के लिए प्रति सप्ताह जो है मरीजों की कुल संख्या जो है 40-60 है। पाई चार्ट का अध्ययन कीजिए और नीचे दिए गए संख्या का उत्तर निकालिए। विभिन्न मदों में उपचार के लिए प्रति सप्ताह क्लिनिक में आने वाले रोगियों को जो है कुल प्रति सप्ताह जो है कितना है 4060 है। ट्रामा टेक्सा डेक्सा और रक्त कार्य के उपचार, ड्रामा डेक्सा और रक्त कार्य के लिए उपचार, ठीक है, उपचार के लिए मरीजों की संयुक्त संख्या जो है ओपीडी एक्सरे और फिजियोथेरेपी। अब देखो ट्रामा डेक्सा और रक्त, ट्रामा में कितना है, ट्रामा में कितना है, ट्रामा में 23.80 है। और उसके बाद क्या है, ट्रामा डेक्सा में कितना है, डेक्सा में जो है 10.80 है। और फिर रक्त कार्य में कितना है, ब्लड वर्क में कितना है 11.60 है। यही नहीं कह रहा क्लिनिक वाले रोगियों की संख्या इतना, तो कह रहा ट्रामा टेक्ना इसका इससे कितना संख्या में कितना अधिक है, यही ना पूछ रहा है, या कितना कम है। तो कह रहा फिजियोथेरेपी के लिए मरीजों की संख्या से कितने प्रतिशत अधिक या कम है, यही ना कह रहा है, इससे कितना अधिक या कम है। अब देखो इसको 0 हो जाएगा, 8 8 16, 16 4 20 2 22 के 2 बाकी 2 हो जाएगा, 3 2 5 1, 3 2 5 1 6 हो जाएगा, 3 और 2 5 और 1 6 हो जाएगा, यहां हो जाएगा 2 और 1 3 1 4 हो जाएगा, यानी 46.20 हो जाएगा, 46.20 हो जाएगा। अब किस में कह रहा है, किसके अकॉर्डिंग कह रहा है, फिजियो ओपीडी एक्सरे फिजियोथेरेपी, ओपीडी एक्सरे फिजियोथेरेपी। ओपीडी में कितना है, ओपीडी में 25.90 है, 25.90 है। एक्सरे में कितना है, एक्सरे में कितना है 15.60 है। अब फिजियोथेरेपी में कितना है, फिजियोथेरेपी में 12.30 है, 12.30 है। कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, थोड़ा सा देख लो। 0 9 6 15 16 17 18 6 3 9 9 18 8 बाकी 1 हो गया, 5 5 10 2 12 1 13 3 बाकी 1 हो गया, 2 2 4 1 5 53.80 हो गया। तो कह रहा है ये जो है इससे कितना अधिक है, यही ना पूछ रहा है, कितना अधिक है या कम है, इससे कितना अधिक है या कितना कम है। तो यहां तो कम हो जा रहा है। अब दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, अब देख लो 53.80 में 46.20 को घटाओ क्या आ जाएगा, 0 8 में से 2 गया 6, आइए 13 में से 6 गया 7, 7 6 13, 13 में से 6 गया 7, और ये हो गया, यानी कि 7.60 जो है कम है। कितना पर कम है, कितना में कम है, तो 53.80 से, 53.80 से, इसी से ना कम है। अब 2 अंक के बाद 2 दशमलव खत्म हो जाएगा। अब इसको देखो प्रतिशत में कह रहा है, गुने 100 से गुना कर देंगे, 100 से गुना कर देंगे। अब इसको हल करो, देखो निकालो क्या आ जाएगा, 5380 है, इसमें 1 शून्य से 1 शून्य इसको हटा दो,
अब कितना बचा 5308। इसको 5 दूनी 10 कर दो, ई कर दो तो क्या हो जाएगा 2 दूनी 4, 1 2 छक 12, 1 2 9 18। ठीक है 2 9 18। अब इसको हल करो कितना आ जाएगा। अब देखो ये लगभग आ जाएगा 14.1%। 14.1% क्या हो जाएगा कम हो जाएगा। समझ गए। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कह रहा है। एक व्यक्ति अपनी आय का 60% खर्च करता है, उसकी आय में 30% की वृद्धि हो जाती है और वह अपने व्यय में 20% की वृद्धि कर देता है, तो उसकी बचत में हुई प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। ऐसा क्वेश्चन नहीं बताया, पिछली बार भी बताया है। मान लेते हैं 100 रुपया उसका आय था कितना था 100 रुपया उसका आय था तो खर्च कितना करता है 60 रुपया। 60 रुपया जो है वो खर्च करता है। अब तो व्यय बचता कितना है, बचत जो है उसका कितना हो जाता है 40 रुपया। अब जो है उसका आय 120 रुपया हो गया है, तो बचत कितना हो गया, व्यय में 20% की वृद्धि करता है, यानी कि पहले 60 रुपया व्यय कर रहा था, अब इसमें 20% की वृद्धि हो गया है। 20% की वृद्धि हो गया, क्या हो गया 12 छक 72, यानी कि अब जो खर्च जो है 72 रुपया कर रहा है। अब 72 रुपया खर्च कर रहा है, तब बचत कितना उसका हो जाएगा, तो बचत कितना हो जाएगा, अब 70 घटा दो तो यहां बच जाएगा क्या 30, कितना बढ़ता है 30% बढ़ता है इसका। ठीक है कितना बढ़ता है 30%। तब यहां कितना बच जाएगा 130 रुपया आय हो गया, 72 रुपया खर्च कर रहा है, तो बचत कितना हो जाएगा तो यहाँ बचत कितना हो जाएगा 130 में 72 घटाएंगे 70 घटाएंगे तो यहाँ 30 हो जाएगा, 30 और 30 60 हो जाएगा, यानी 58 रुपया का इसको बचत हो रहा है। अब कर रहा है तो ये कितना परसेंट वृद्धि हुआ है इसका बचत में, तो इसका डिफरेंस कितना कितना बचत हो रहा है, तो 40 10 यानी 18 रुपया का बचत हो रहा है। 18 रुपया का बचत हो रहा है कितना पर 40 पर, 40 से पूछ रहा है 40 से कितना अधिक इसका बचत हुआ है कितना प्रतिशत, तो 40 पर है, 100 से गुना कर देंगे क्या निकल जाएगा इसका परसेंटेज निकल जाएगा। 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, 2 से 9 यानी 9 पचे 45% जो है वृद्धि हो गया है इसका बचत में। कितना वृद्धि हो गया 45%। 45 कहाँ है ए में, ए इसका आंसर हो जाएगा। समझ गए। अगला प्रश्न को देखिए, अगला प्रश्न क्या कह रहा है। दो संख्याएं 4:5 के अनुपात में, यदि प्रत्येक में 17 घटा दिया जाता है तो नई संख्या 11:14 हो जाता है। यदि प्रत्येक मूल संख्या 20 जोड़ दिया जाए तो अनुपात क्या हो जाएगा। अब देखो दो संख्या है उसका अनुपात कितना था 4:5 था, कितना था 4:5। अब जो है संख्या 17 घटाने पर हो कितना जाता है, संख्या घटाने पर हो जाता है 11:14। अब देखो दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 3 का, तो इसमें भी तो दोनों के बीच का डिफरेंस जो है 3 का होना चाहिए, लेकिन इसमें डिफरेंस कितने का है 1 का होना चाहिए, कितना 3 का, क्या कि 17 घटा दिएगा, 17 इसमें भी घटा है 17 इसमें भी घटा है, तो डिफरेंस तो बराबर होना चाहिए। तो बराबर होना चाहिए, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसमें हम 3 से गुना करेंगे। जब 3 से इसमें गुना करेंगे तो इसमें भी 3 से गुना करेंगे, इसमें भी 3 से गुना करेंगे। जब 3 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 तिया 12 हो जाएगा, और इधर 5 तिया 15 हो जाएगा, और इसमें 11:14 हो जाएगा। अब देखो हो गया। अब देखो ये दोनों में डिफरेंस कितना का हो जा रहा है 17 घटाने पर, पहले तो बराबर कर लिए, बराबर करें। अब देखो डिफरेंस ये भी बराबर होना चाहिए दोनों का योग, इसमें भी देखो दोनों का योग बराबर हो गया। अब देखो इसमें क्या है 1 का डिफरेंस है, 1 का डिफरेंस है, यानी कि 17 घटाते हैं तो इतना हो जाता है, पहले 15 था अब 14 हो जाता है, यहाँ 12 था अब 11 हो जाता है, 17 घटाते हैं तो यानी 1 का वैल्यू कितना दिया हुआ है 17। जब 1 का वैल्यू 17 दिया हुआ है, 1 का वैल्यू 17 दिया हुआ है, अब यहाँ 12 का वैल्यू हम नहीं निकाल लेंगे, तो 12 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 12 का वैल्यू हो जाएगा 17 गुने 12 बराबर क्या हो जाएगा 17 गुने 12, 17 दूनी 34 और 17 4 7 3 10 के 0 बाकी 1 204 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 204 हो जाएगा। इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 204 हो जाएगा। अब 15 का वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 15 का वैल्यू निकालेंगे तो 15 गुने क्या हो जाएगा 17 हो जाएगा। अब 17 पचे 85 और 17 हो जाएगा, 5 7 7 14 4 14 15 5 बाकी 1 255 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 15 का वैल्यू जो है 255 आ जाएगा। अब इसका वैल्यू 255 आ जाएगा। अब कह रहा है कि इसमें 20 जोड़ेंगे तो अनुपात क्या होगा। अब इसमें 20 जोड़ेंगे तो 204 में 20 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 4 2 2 224 आ जाएगा। अब 255 में यदि हम 20 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 2
5 और 2 7, 5 275 आ जाएगा। अब देखो 224 अनुपात 275 कहाँ है, सी में है, सी इसका आंसर हो जाएगा। समझ गया, बिल्कुल आसान था। चलो लास्ट क्वेश्चन था, आप अगले दिन देखते हैं।